Hey everybody and welcome to this new session where we were talking about the principles of management. हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था और आज के सेशन में हमें करना है हेनरी फेयोल के जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा हमें करना है हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स इसके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ये है टॉपिक समरी। मैं बार बार कहती हूँ ये ज़रूर अपनी कॉपी में बना लो बेटा। आपका जब भी एग्ज़ाम होगा लास्ट मोमेंट पर ये स्क्रीनशॉट आपको 100% नंबर दिलवाने वाला है। ये नहीं मैं कहूँगी ये सिर्फ अपने आप में सफिशिएंट है, नहीं, लेकिन जब आपने पूरे साल पढ़ा है तो लास्ट मोमेंट पे सिर्फ इसे देख के आप अपना एग्जाम देने जा सकते हो, सुबह सुबह के रिवीजन के लिए या रात के रिवीजन के लिए। ओके, तो इसमें हम नेचर एंड फीचर्स कर चुके हैं, इंपॉर्टेंस कर चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं फेयोल्स के प्रिंसिपल्स और इसी के साथ साथ इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो कॉपी पेन है ना आप सबके हाथ में? मैं मान के चल रही हूँ आप नोट्स बनाते जा रहे हो। तो ये हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयोल। ये जो आपको साफ नज़र आ रहे हैं यही हैं हेनरी फेयोल और इन्होंने आपके पढ़ने के लिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। कितने? 14। तो हेनरी फेयोल भी आप देखो 1841 से लेकर 1925 तक था, तो टेलर से थोड़ा सा पहले का है लेकिन मोर और लेस कंटेम्प्रेरीज है। ये फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट है और इसका जो कंसर्न था वो था साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर और इसीलिए हम इसे कहते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट और टेलर को हम कहते थे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर 1 मार्कर इसमें आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। जो जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो हेनरी फेयोल के हैं, जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल, जीएम और एचएफ, ठीक है। और टेलर की जहाँ पर आती है बात वहाँ पर टेक्निक्स थी और इसलिए वो साइंटिफिक मेथड्स। तो फेयोल ने जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी थी जिसमें उसने ये स्टडी किया था कि वर्कर्स मैनेजर्स का आखिर काम क्या होता है। तो सबसे पहले मैनेजर का काम क्या होता है और अगर उसका कोई काम है तो उसे करने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स उसे फॉलो करने चाहिए जिससे कि वो अपना काम कर सके। अगर वर्कर्स की एफिशिएंसी मैटर करती है कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में तो मैनेजर की एफिशिएंसी भी तो मैटर करती होगी क्योंकि मैनेजर ही तो है जो वर्कर से काम करवा रहा है। तो मैनेजर की एफिशिएंसी भी वर्क मैटर करती होगी और इसीलिए उसने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस हैं और कितनी तरह के काम मैनेजर करता है। तो उसने आइडेंटिफाई किया कि मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, ठीक है। और फिर उसने ये देखा कि जो उसकी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादातर 6 तरह की होती हैं, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। तो ये तो बेसिकली हिस्ट्री हो गया कि मैनेजर क्या करता है, मैनेजर क्या प्रिंसिपल्स करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं उसने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन से दिए। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है बैलेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, फिर डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, subordination of individual interest to general interest, remuneration, centralization, scalar chain order, equity, stability of tenure and personnel, initiative and spirit de corps। तो 14 है, इन्हें याद कैसे करोगे? तो इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, डेड डिस्को क्राइज। तो अब एग्जाम से दिनों में डिस्को तो भूल ही जाओ, तो डेड डिस्को को क्राई करने दो। डेड डिस्को क्राइज कितने हो गए? ये 4, 5 और 5। इनसे जब आप ढूंढोगे तो आपको अपने सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मिल जाएंगे, बस इतना याद रखना, ठीक है बेटा। ये फिर से मैं कह रही हूँ ये सारे प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कहीं से भी कुछ भी उठा के आपको केस स्टडी में दे दिया जाएगा और जब सारा का सारा एमसीक्यू बेस्ड हो तो आप समझ ही सकते हो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसे पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ। डिविजन ऑफ वर्क कॉपी पेन में उतारते जाओ। फेयोल के अकॉर्डिंग द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज़ टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। मैंने हमेशा कहा है, मैं हर मैनेजमेंट कंसेप्ट का यही होता है, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। तो यहाँ पर मोर एंड बेटर वर्क, सेम एफर्ट, हम सेम मेहनत करें लेकिन हमारे पास रिजल्ट ज़्यादा है। और इसका की कहाँ पर है, इसकी चाबी क्या है? स्पेशलाइजेशन। आप खुद सोचो, अगर आपको मैथ्स का सम आता है तो आप उसे 1 मिनट में कर सकते हो, लेकिन अगर मैथ्स का सवाल नहीं आता पूरा दिन उसे लिए बैठे रहोगे और नहीं आता। तो इसीलिए स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है और स्पेशलाइजेशन इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज़ ह्यूमन एफर्ट ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क। वेरी क्लियर, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं।
हर परफॉर्मर को उसके लिए स्पेशलाइज करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपने काम में स्पेशलाइज कर जाए, हमें उसके बाकी कामों से कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए देखो कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआरडी, ये सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं सब अपना अपना काम करते हैं ना। एचआरडी डिपार्टमेंट जो इससे आप ये तो नहीं कहते जाओ फाइनेंस के डिसीजन ले लो, जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन के डिसीजंस नहीं लेता, लेकिन अपनी अपनी फील्ड में हर जना ट्रेंड है और कलेक्टिवली ये लोग प्रोडक्शन और सेल्स के जो टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देख लो, ये हर तरह के काम पर वर्क करता है। काम ही क्यों, आप देखो अपने स्कूल में भी वर्क करता है। फिर से वही एग्जाम्पल लो, हर टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है आपको, तो हर टीचर अपने सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड है। आप जो भी आगे करना चाहते हो, अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप अकाउंट्स के या कॉमर्स के बच्चे होगे, आप ज़रूर कुछ कॉमर्स से रिलेटेड करोगे ना। अब आप जाकर कोई ड्राइंग तो बनाने नहीं लगोगे, आपकी हॉबी की तरह बना सकते हो, पर हम ये जनरली मान के चलते हैं आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो जैसे कि यहाँ पर अब आप देखो, मार्केटिंग के ही हैं ये सारे लोग, कोई इंटरनेशनल कस्टमर्स को डील करता है, कोई नेशनल कस्टमर्स को डील करता है, कोई लोकल को, रिटेल कस्टमर्स, होलसेल कस्टमर्स। यहाँ भी जो इंटरनेशनल कस्टमर्स है उसकी क्वेरीज अलग होंगी और जो रिटेल कस्टमर्स है, जो होलसेल कस्टमर्स है, उनकी क्वेरी अलग होगी। तो इसीलिए टेक्निकल और मैनेजरियल हर जगह पर, चाहे ये हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, मैं तो कह रही हूँ आपका स्कूल हो, आपका घर हो, घर में भी देखो हर जना जिसमें जो बेस्ट है वो करता है। अगर आपकी मम्मी खाना अच्छा बनाती हैं तो वही खाना बना रही होंगी, अगर मम्मी अच्छा नहीं बनाती, कोई मेड काम कर रही है, वो अच्छा खाना बनाती है। आप जो अच्छा काम करते हो, मान लो आपकी ड्राइंग अच्छी है तो कभी डेकोरेशन होगा तो वो आपको दे दिया जाएगा। तो जो जिसके लिए स्किल्ड है वो वही काम कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में बैलेंस नज़र आ रहा है ना, और ये बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो आपने किसी को अथॉरिटी तो दे दी, अब उसको अथॉरिटी तो दे लेगी लेकिन उसके पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो जो चाहे करे, उसे आपको कोई जवाब नहीं देना। ऐसी अथॉरिटी से क्या फ़ायदा कि उसने आपकी कंपनी डुबो दी। दूसरा है, आपने एक आदमी को काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी, ये भी बेकार है। आपने उसे जिम्मेदारी दे दी लेकिन जैसे ही वो काम करने बैठा उसका बॉस आया और उसने कह दिया उठ, जो मैं कह रहा हूँ पहले वो कर, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रह गई क्योंकि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। अब अथॉरिटी होता क्या है? अथॉरिटी होता है राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। अगर आप किसी को ऑर्डर देते हो तो अथॉरिटी ये कहती है कि आपके ऑर्डर को सामने वाले को ओबे भी करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कह रही है? ये कोरोलरी है आपकी अथॉरिटी के लिए। अगर आपको एक अथॉरिटी दी है, आपको अगर किसी चीज़ की पावर मिली है, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप उन पावर को यूज़ करें और आप उसके अकाउंटेबल हों। अपनी बात का, जो भी आपने काम किया है उसकी जिम्मेदारी आप ही पे आती है, ठीक है। अब ये अथॉरिटी कैसी हो सकती है? ऑफिशियल अथॉरिटी भी हो सकती है और पर्सनल अथॉरिटी भी हो सकती है। ऑफिशियल अथॉरिटी का मतलब है जो अथॉरिटी कमांड करने के लिए दी जाती है, ठीक है। ऑफिशियल अथॉरिटी आपको ये कमांड करने के लिए दी गई है। और पर्सनल अथॉरिटी, ये ज़्यादातर मैनेजर्स थोड़ी सी अपनी एक दूसरे से जान पहचान के थ्रू आपके साथ थोड़े से फॉर्मल और इनफॉर्मल टर्म्स बनाकर अपनी अथॉरिटी क्रिएट कर लेते हैं। अथॉरिटी जो है फॉर्मल भी हो जाती है और इनफॉर्मल भी। ऑफिशियल अथॉरिटी जो है वो फॉर्मल ज़्यादा है, पर्सनल अथॉरिटी थोड़ी कम है। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस क्यों ज़रूरी है? जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, ये मैनेजरियल पावर का एब्यूज़ भी रोकती है। और अथॉरिटी तब काम आती है जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो अथॉरिटी के बाद ही आप उस काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको टीचर ने कहा है कि आप मेरे को काम नहीं दोगे तो आपको मैं मार्क्स नहीं दूंगी, लेकिन उसको नंबर काटने की कोई अथॉरिटी नहीं है, तो क्या ये धमकी चलेगी? नहीं चलेगी, आपको भी पता है, फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए राइट टू पनिश अ सबॉर्डिनेट फॉर विलफुली डिसोबेइंग ऑर्डर बट ओनली आफ्टर सबॉर्डिनेट इज गिविंग अ चांस टू एक्सप्लेन। अब इसके बैलेंस को देखो, मान लो एक सबॉर्डिनेट का मतलब होता है कोई भी जना जो नीचे की जगह होता है, ठीक है। तो हमारा सबॉर्डिनेट जो है इस हायरार्कियल चेन में नीचे है और उसका जो सुपीरियर है, जो बॉस है, वो यहाँ पर है। तो बॉस ने जो है अपनी सुपीरियर को, अथॉरिटी है उसे पनिश करने की, तो उसने, जो सबॉर्डिनेट है ये रोज़ लेट आता है, तो जब सबॉर्डिनेट रोज़ लेट आता है तो ये बॉस के पास अथॉरिटी है इसे पनिश करे, लेकिन इसी के साथ साथ उसको अथॉरिटी तो है पनिश करने की, लेकिन इसी के साथ उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबॉर्डिनेट को एक मौका दे कि वो क्यों लेट हो गया, क्या कोई जैम था, घर में कोई प्रॉब्लम थी, किस वजह से वो लेट हो गया, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। समझ में आ गया दोनों?
तो मैनेजर नेगोशिएटिंग डील विद अ बायर, एग्जाम्पल देख लो। अब ये हम मैनेजमेंट में किस तरह से डील करते हैं, ठीक है। ऑफर पीरियड जो दिया गया है, एक डील होनी है जो कि मैनेजर एक बायर से स्ट्राइक कर रहा है, उसमें वो कह रहा है क्रेडिट पीरियड मतलब उधार जो है वो 60 डेज के लिए देगा, इसके लिए वो तैयार है। अब उसके पास जो पावर है वो सिर्फ 40 डेज के क्रेडिट पीरियड की है, ठीक है। अब जो बायर है वो 60 डेज मांग रहा है, लेकिन उसके पास पावर 40 डेज की है, क्या वो इसे दे सकता है? नहीं दे सकता। तो ऐसी डील को नेगोशिएट करने का फ़ायदा क्या है मैनेजर को, जब वो नेगोशिएट कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास यहाँ पर अथॉरिटी ही नहीं है। जिम्मेदारी तो दे दी आपने 60 पीरियड के क्रेडिट की, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो फ़ायदा क्या हुआ इसका? तो इसलिए बैलेंस ज़रूरी है। थर्ड हम आते हैं डिसिप्लिन पर। डिसिप्लिन, ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स। कहीं भी सक्सेसफुल होने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। आपको अपनी फील्ड में, अपने करियर में सक्सेसफुल होना है, वहाँ भी डिसिप्लिन चाहिए ना। तो ये जो है नेसेसरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए। ये बहुत सिंपल है, और इसके लिए अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो सारे जो सुपीरियर्स हैं वो अच्छे होंगे। और बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन के लिए क्लियर और फेयर एग्रीमेंट्स हो। जैसे जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टी, ये नहीं है कि आपका एक फेवरेट बंदा है, वो अगर लेट आया तो उसको आपने छोड़ दिया, वहीं अगर दूसरा जना है वो उससे पहले आ गया था लेकिन उसको आपने पनिश कर दिया। तो यहाँ पर तो ये जुडिशियल एप्लीकेशन नहीं हुआ ना ये क्लियर हुआ और ना ये फेयर हुआ। अगर आप किसी को पनिश कर रहे हो, पिनलाइज कर रहे हो, तो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कंपनी को अगर लॉसेस से रिवाइव करना है, तो लेबर अगर ये तय करता है कि वो एक्स्ट्रा आवर्स बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के मेहनत करेगा, तो मैनेजमेंट का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो वेजेस जब मिशन अकम्प्लिश हो जाए या फिर उनका काम पूरा हो जाए, कंपनी लॉसेस से बाहर आ जाए, तो वो उनकी कंपनी में वेजेस को बढ़ा दे। और इसके लिए डिसिप्लिन क्या है? वर्कर्स और मैनेजर्स जो हैं दोनों अपने अपने कमिटमेंट का ऑनर करें और दोनों एक दूसरे से प्रेजुडिस ना हो। ना लेबर ये सोचे कि वो मेरी सैलरी नहीं बढ़ाएगा, और मैनेजमेंट भी इस चीज़ को कंसिडर करे कि लेबर ने एक्स्ट्रा काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। अब वो ये कहता है कि देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो फेयल ये कहता है कि हर जने के ऊपर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए और एक से ज़्यादा बॉस नहीं होना चाहिए। इसका प्रिंसिपल क्या है कि हर पार्टिसिपेंट जो है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, उसे ऑर्डर्स जो है सिर्फ एक जने से रिसीव होने चाहिए जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सिर्फ एक सुपीरियर होना चाहिए। इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहता और आपको पता होता है क्या काम करना है। मान लो आप अभी एक काम करने बैठे, एचआर वाला कह के गया है कि ये काम मुझे करके अभी के अभी दे दो, उतने में एक फाइनेंस वाला आता है और आपसे कहता है कि नहीं, ये काम छोड़ो और मेरा काम करो। आप किसका काम करोगे? जिसका नहीं करोगे वही गुस्सा हो जाएगा। तो अगर जब उसे पता है कि काम किस बॉस का करना है, तो ऐसे में अगर एम्प्लॉय को दो सुपीरियर्स मिलेंगे तो अथॉरिटी एक की अंडरमाइन होगी। आप जिसकी भी अथॉरिटी मानोगे, जैसे मैंने कहा एचआर और फाइनेंस का है, अगर आप एचआर वाले की मानोगे तो फाइनेंस वाले की अथॉरिटी अंडरमाइन होगी, और इसमें फिर डिसिप्लिन जो है वो जियोपार्डी में चला जाएगा, क्योस हो जाएगा, और सारा जो डिसिप्लिन और ऑर्डर क्रिएट करा है वो सारा थ्रेटन हो जाएगा। इसलिए ये देखो, आप यहाँ पर एक बॉस है और इसके नीचे 4 सबऑर्डिनेट्स हैं, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपके पास 4 बॉस हैं और अगर 4 सबऑर्डिनेट्स हैं और 2 बॉस हैं तो गलत हो गया। अब ये किसकी बात सुने, चारों? ऊपर वाले की या नीचे वाले की? ये बताओ, दिक्कत हो गई ना। अब मार्केटिंग वाला बंदा जो है वो कह रहा है कि मैं 10% डिस्काउंट दूंगा और मेरी डील डन है, ठीक है। और फाइनेंस वाला कह रहा है कि ना, मैं 5% दूंगा, 10% अगर मैं दूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। अब क्या करोगे आप? अब यहाँ पर आपको करना पड़ेगा दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेट, और इसीलिए जो है अथॉरिटी एक आदमी की होनी चाहिए कि कितना डिस्काउंट देना है। ये मार्केटिंग सेट करेगा या फाइनेंस? डबल नहीं होनी चाहिए, वरना ये जो बीच में आप फंसे हुए हो ना, आपकी तो नौकरी चली जाएगी। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखो, जितने भी लोग हैं सब एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, तब हम अपने गोल को एकम्प्लिश कर सकते हैं। तो डायरेक्शन सबका सेम होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने अभी पीछे देखा था ना, फाइनेंस और मार्केटिंग वाला, इन दोनों को ही एक ही डायरेक्शन में मूव करना है, वो होना चाहिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव, और इन सबको मूव करना है टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट। हमने अभी कोऑर्डिनेशन की बात करी थी ना, तो ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्ट मस्ट हैव वन हेड। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ एक ऑब्जेक्टिव के लिए, उन सबका एक मेजर हेड होगा, और इससे यूनिटी ऑफ एक्शन और कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ईच डिविजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज, और इसका चार्ज प्लान्स हमने अभी ये पीछे भी देखा था या नहीं देखा था कि
कि हर जने के पास अपना एक इंडिविजुअल चार्ज था और अपना एक प्लान था। यहाँ पर भी हमने देखा था। तो फाइनेंस का अपना हेड होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट है, अगर मान लीजिए हमारा कोई मार्केटिंग से रिलेटेड, इन दोनों के ऊपर एक हेड होना चाहिए जो उस प्रोजेक्ट को डील करेगा और वो इन दोनों को गाइड करेगा। ठीक है। सिक्स्थ आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल। तो अगर किसी भी वर्कर का कोई अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है कंपनी में काम करने के लिए, तो वो सेकेंडरी है, लेकिन कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंड स्टेक होल्डर्स, मतलब किसी भी कंपनी का लार्जर इंटरेस्ट जो है वो सब में आता है। ओनर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, फाइनेंसर्स, टैक्स अथॉरिटी, कस्टमर्स, ये सब जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं और किसी एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन सब का लार्जर इंटरेस्ट। तो अगर कोई ओनर है और वो कहता है मैं इन सबको बेनिफिट नहीं होने दूंगा, सारा प्रॉफिट मेरा होगा, तो ये जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो जाता है। जैसे कंपनी चाहती है वांट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय एट मिनिमम कॉस्ट। हर कंपनी यही चाहती है मिनिमम कॉस्ट लगे और मैक्सिमम आउटपुट आ जाए। और एम्प्लॉय क्या चाहता है? मैक्सिमम सैलरी मिले और काम उसे कम से कम करना पड़े। तो क्या ऐसा हो पाएगा? इसके लिए दोनों को बैठकर क्या काम करना पड़ेगा जो कंपनी के फ़ायदे के लिए हो। अब इसका एडवांटेज क्या है कि कंपनी के गोल्स एकम्प्लिश हो जाते हैं और ये लार्जर इंटरेस्ट फुलफिल हो जाते हैं। लेकिन वायलेशन क्या है? हिंड्रेंस एंड डिले इन अचीविंग ऑब्जेक्ट्स। कई बार हमारे अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मान लो मैंने सोचा था मेरे को 20% इंक्रीमेंट मिले, कोविड की वजह से नहीं मिला, तो मेरे अपने ऑब्जेक्टिव्स तो हिंडर हो गए ना। लेकिन बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर हम आते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जो ओवरऑल पे और कंपनसेशन है वो फेयर होना चाहिए, एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। इसका बेसिक कंसेप्ट हम ये मान के चलते हैं कि रेम्यूनरेशन जस्ट और इक्विटेबल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंडिविजुअल जिस भी लेवल पे काम कर रहा है वो उस लेवल के अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके, लेकिन साथ ही साथ जो कंपनी का पेइंग कैपेसिटी है वो भी फुलफिल हो सके। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी अपना लॉस झेलकर आपको प्रॉफिट्स करवाए और आपका स्टैंडर्ड बनाए, और ये भी नहीं हो सकता कि कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करे और आपको उसको बिल्कुल भी पार्ट ना दे। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि कंजीनियल एनवायरनमेंट बना रहता है वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों के बीच में। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है और वर्कर को पता है मुझे इसका हिस्सा मिलेगा, तो वो और मन से काम करता है। तो जो कंपनी की वर्किंग है वो स्मूथ रहेगी और जॉब रिटेंशन हाई रहेगा, लोग जल्दी से जॉब को छोड़ेंगे नहीं। और इसका वायलेशन अगर हम इसे फॉलो ना करें तो क्या होगा? लोग बहुत जल्दी जॉब छोड़ जाएंगे, आई क्विट। और आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप उन्हें इंक्रीमेंट्स नहीं दे रहे हो तो जब वो छोड़ के जाएंगे, तो अगर ये व्यक्ति छोड़ के चला गया तो अब जो नया जना आएगा उसको दोबारा से ट्रेन करोगे, वो इतनी देर उसको दोबारा से ट्रेन करने में लगेगी, फिर वो रिजल्ट्स देगा और जैसे वो रिजल्ट्स देगा फिर छोड़ के चला जाएगा। फिर 8th हमारा प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन।